आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे स्त्री जनन तंत्र, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसकी स्टडी करने से पहले जो फिगर दिया गया है इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, बल्कि पढ़ना शुरू करते हैं और साथ में फिगर की भी स्टडी करते चलेंगे। तो देखिए कह रहा है स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय जिनको ओवरी कहते हैं, ये देखे बने हुए हैं। डिंब ग्रंथि भी बोलते हैं जिसको अंडाशय यानी अंग्रेजी में ओवरी कहते हैं, के साथ साथ एक जोड़ा अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट होती है। एक जोड़ी अंडवाहिनी नलिका जिनको ओविडक्ट बोलते हैं। देखिए जोड़ा में एक इधर है एक इधर है, तो एक जोड़ा अंडाशय एक इधर है एक इधर है। एक जोड़ी अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट एक इधर है अंडवाहिनी नलिका और एक इधर है ये। तो इस प्रकार से एक जोड़ी हो गई। एक गर्भाशय, गर्भाशय मतलब यूटेरस, हमारा ये गर्भाशय है। ये गर्भाशय गुहा यानी यूटेरस कैविटी, यहाँ पर गर्भ ठहरता है। एक गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स, ये सर्विक्स है हमारी जिसको गर्भाशय ग्रीवा भी कहते हैं, तथा एक योनि, ये योनि जिसको वैजाइना कहते हैं, और बाह्य जननेंद्रिय यानी एक्सटर्नल जेनेटेलिया पाए जाते हैं। चित्र 2.3a में दिखाया गया है। तो बाह्य जननेंद्रिय शामिल होते हैं जो श्रोणि क्षेत्र में होते हैं। श्रोणि का मतलब पेल्विक रीजन, कमर वाला भाग। जनन तंत्र के ये सभी अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथियों यानी मैमरी ग्लैंड के साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप में संयोजित होते हैं। तो देखिए स्त्री जनन तंत्र में एक जोड़ा ओवरी, एक जोड़ा ओविडक्ट, एक यूटेरस, एक सर्विक्स, एक वैजाइना और बाह्य यानी एक्सटर्नल जेनेटेलिया और मैमरी ग्लैंड्स यानी स्तन ग्रंथियां शामिल हैं। इतनी चीजें हमारे इसमें आती हैं। अब देखिए आगे देखते हैं, बल्कि अब फिगर को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये फिगर, देखिए ये फिगर इस प्रकार से बनाया गया है कि जैसे इधर से खड़ा खड़ा कोई हमारे 90 डिग्री पर खड़ा है, मतलब दाईं तरफ इधर को मुंह करके खड़ा है और इधर सीधा सीधा ऐसे काट दिया गया है। तो वो इसको कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, एलएस सेक्शन जिसको बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर लंब काट। तो इसको देखते हैं। तो देखिए ये हमारा गर्भाशय है जिसको हम इस तरह देख रहे हैं। दोनों फिगर एक तरह रहेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। ये हमारा यूटेरस है। जब इधर के फिगर में देखते हैं तो इस तरह दिखता है, इसमें सब कुछ आ जाएगा। यूटेरस के साथ साथ ये सारी चीजें, यूटेराइन कैविटी भी है इसमें, यूटेराइन फंडस भी है, मतलब ये पूरा इतना भाग सामने से दिखेगा। अब देखिए दूसरा है हमारा ये मूत्राशय यानी ये यूरिनरी ब्लैडर है। गर्भाशय देखिए ऊपर है यूटेरस, यूरिनरी ब्लैडर नीचे है, और ये जघन संघान नीचे लिखा है, जघन संघान। प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं इसको। प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है
कि पेल्विक रीजन होता है और पेल्विक रीजन में एक हड्डी होती है जो इधर वाला, मतलब 2 हड्डियां होती हैं पेल्विक रीजन में, उनको जो आगे की ओर जोड़ता है, दोनों हड्डियों को मिला करके, उसी को प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। अब देखिए अगला क्या है, मूत्र मार्ग। ये देखिए पेशाब जाने का रास्ता है, यहां पर खुलता है तो मूत्र मार्ग लिखा हुआ है। अंग्रेजी में इसे बोलेंगे यूरेथ्रा। ये चीज मेल में भी थी, मेल में भी हमने पढ़ा था, फीमेल में भी पढ़ रहा है। इसके बाद आ जाता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस ये हमारा भगसेफ जिसको बोलते हैं, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस आ जाएगा। सारे नाम अंग्रेजी में याद करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए इसी में क्लाइटोरिस के नीचे लैबियम माइनोरा आ जाता है और लैबियम मेजोरा, जो नाम से पता चल रहा है, छोटे पार्ट को माइनोरा कहते हैं, बड़े पार्ट को मेजोरा कहते हैं। वैजाइनल ओराफाइस, ये वैजाइना का जो मुंह खुलता है योनि का, ये वैजाइनल ओराफाइस कहलाएगा। ये एनस है हमारा पीछे, गुदा द्वार। ये रेक्टम है हमारा, वो है एक तरह से एनल कैनाल है, रेक्टम, और यहाँ पर ये एनस में खुलता है, गुदा द्वार जिसको बोलते हैं। ये पूरा ये वैजाइना है, ये देखिए रेक्टम है, और ये सर्विक्स है यहाँ पर। तो जो फिगर हमने वैसा बनाया था उसी को ये ऊर्ध्वाधर लंब काट यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में दिखा रहा है। तो ये हमने देख लिया फिगर। अब हमें पढ़ने में आसानी रहेगी, तब एक एक करके पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं। अब थोड़ा सा इस फिगर को भी देख लेते हैं इंग्लिश वाली बुक में, क्योंकि कुछ हिंदी नाम लिखे हैं जिनको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो यहाँ पर देखिए ये यूटेराइन फंडस है, यानी ऊपर वाला भाग है गर्भाशय का। यूटेराइन कैविटी है, अंदर खाली जहां जहां बच्चा रहता है, यानी गर्भ ठहरता है। ये इंडोमेट्रियम है, अंदर वाली दीवार है यूटेरस की। ये मायोमेट्रियम है, और ये बाहर वाली पेरीमेट्रियम है। ये देखिए वैजाइना है हमारी, वैजाइना का ये जो कैनाल है तो सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ तक ये सर्विक्स होता है, इसके बाद ये यूटेरस शुरू होता है यानी गर्भाशय। तो ये यहाँ तक ये सर्विक्स होता है, तो ये कैनाल जो है हमारी सर्वाइकल कैनाल बोली जाएगी, और यहाँ पर ये वैजाइना होती है। ओवरी है, ये देखिए ये जो फाइलोपियन ट्यूब है, जिसको हम लोग क्या हिंदी में बोलते थे, अंडवाहिनी नलिका। तो जिसको हम अंडवाहिनी नलिका बोलते थे उसको हिंदी अंग्रेजी में फाइलोपियन ट्यूब बोलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये झालर जैसे दिखाई दे रही है, तो फिम्ब्रियाई बोलते हैं, और हिंदी में इसको झलरी भी कहते हैं। देखिए झल्लरी। फिर ये कीप नुमा संरचना है, तो इसको कीप बोलते हैं। इंग्लिश में इनफंडिबुलम कहते हैं, इनफंडिबुलम। फिर ये ऊपर एम्पुला होता है और ये स्थमस होता है। सारे नाम आप अंग्रेजी में ही याद करिए, क्योंकि हिंदी नाम का इस्तेमाल उतना ज़्यादा नहीं होगा, और एक बार इंग्लिश याद करिए, बार बार का बवाल खत्म। तो फिम्ब्रिया, इनफंडिबुलम, एम्पुला, स्थमस, ये भाग होते हैं। ये ओवरी हो गई, यूटेराइन फंडस हो गया, यूटेराइन कैविटी हो गई, इंड्रोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, वैजाइना, सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल सर्विक्स। तो इस तरह से आप सारी संरचना में किसको क्या कहा जाता है, इसको अगर याद कर लेंगे तो बहुत महान कृपा होगी। अब देखिए सारी संरचना हम लोग समझ गए। अब इसको आगे पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं।
अब देखें यहाँ पर कह रहा है कि जनन तंत्र के ये सभी अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथियों यानी मेमोरी ग्लैंड्स के साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप में संयोजित होते हैं। मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दोनों तरह से, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सारे स्ट्रक्चर हमारे मेमोरी ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथियों से संबंधित या संयोजित होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है जिसके फलस्वरूप अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन इसको बोलते हैं। अंडे जब अंडाशय से बाहर निकलते हैं एक साथ तो उसको ओवुलेशन, हिंदी में अंडोत्सर्ग बोलते हैं। अब मेल का स्पर्म आएगा शुक्राणु और फीमेल में जब ओवुलेशन होगा तो अंडे आएंगे, तो शुक्राणु और अंडाणु का आपस में मिलना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है, जिसको हिंदी में निषेचन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। समगर्भता यानी इसके बाद जब निषेचन हो जाएगा शुक्राणु और अंडाणु का यानी स्पर्म और ओवम का, तो उसके बाद क्या होता है कि जाइगोट बनता है। जाइगोट में सेल डिवीजन होता है। कौन सा? माइटोटिक, सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन यानी n नंबर क्रोमोसोम का n ही रहता है। तो जब विभाजन होता है तो उसमें बहुत सारी सेल बन जाती हैं और उसको हम तब क्या बोलते हैं? भ्रूण यानी एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो का यूटेरस में पलना ही हमारा कहते हैं प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी होकर के जब बच्चा बड़ा होता है तो बच्चे का जन्म होता है, जिसको डिलीवरी बोलते हैं, शिशु जन्म, तथा शिशु की देखभाल की क्रियाओं में सहायता मिलती है। तो जो हमारा स्तन ग्रंथियां हैं, तो बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसे दूध की जरूरत पड़ती है, तो शिशु जन्म तथा शिशु की देखभाल की क्रियाओं में सहायता मिलती है। ओवुलेशन में सहायता मिलती है, फर्टिलाइजेशन में, प्रेगनेंसी में, सब चीज में सहायता मिलती है। किसके द्वारा? स्तन ग्रंथियों यानी मेमोरी ग्लैंड्स के द्वारा, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड्स कनेक्टेड होती हैं स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यानी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक रूप से स्त्री जनन अंगों से। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। ये सब शब्द आएंगे, अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए अभी इनको ज़्यादा गहराई से समझने की जरूरत नहीं। ओवुलेशन का मतलब अंडाशय से अंडों का निकलना। फर्टिलाइजेशन का मतलब शुक्राणु और अंडाणु का मिलना। गर्भावस्था यानी संगर्भता या प्रेगनेंसी का मतलब जाइगोट से एम्ब्रियो बन के एम्ब्रियो का बेबी के रूप में वहाँ शरीर में विकास होना। अब देखिए कह रहा है कि अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग हैं, जो स्त्री युग्मक यानी अंडाणु, ओवम और कई स्टेरॉयड हार्मोन यानी अंडाशयी हार्मोन उत्पन्न करते हैं। तो जो ओवम होते हैं हमारे अंडाशय ओवम, ये हमारे क्या होते हैं? प्राइमरी जेनाइटल ऑर्गन होते हैं। किसके? स्त्री के यानी फीमेल के। प्राइमरी लैंगिक अंग है जो स्त्री युग्मक फीमेल गैमीट मतलब कि अंडाणु या ओवम और कई स्टेरॉयड हार्मोन यानी अंडाशयी हार्मोन, चूंकि ओवरी से निकलते हैं तो ओवेरियन हार्मोन उत्पन्न करते हैं। उदर के नीचे भाग के दोनों ओर एक अंडाशय स्थित होता है। उदर के नीचे मतलब पेट के नीचे, स्टमक के नीचे, एब्डोमेन के नीचे, स्टमक नहीं एब्डोमेन के नीचे, मतलब लोअर एब्डोमेन में निचले भाग के। तो उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक अंडाशय होते हैं। ये चीज हमको पता है। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है और यह श्रोणि भित्ति तथा गर्भाशय से स्नायु यानी लिगामेंट द्वारा जुड़ा रहता है। तो इसको थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि द कैविटी ऑफ द सर्विक्स
द शेप ऑफ द यूटेरस इज लाइकली एन इन्वर्टेड पियर। इन्वर्टेड पियर शेप होता है यूटेरस हमारा। तो देखिए कह रहा है कि द ओरी आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डामेन। तो निचले उदर भाग में स्थित होती है। ईच ओरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूटेरस बाय लिगामेंट। तो पेल्विक वॉल और यूटेरस से कनेक्ट होती है। तो देखिए प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है और यह श्रोण भित्ति यानी पेल्विक वॉल तथा गर्भाशय यानी यूटेरस के स्नायु का मतलब लिगामेंट द्वारा जुड़ा रहता है। लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट मोटे मोटे जैसे रस्सी बांध दी जाए किसी चीज को साधने के लिए, तो वैसे लिगामेंट हमारे शरीर में होते हैं। इनका डिटेल आगे हम पढ़ेंगे। तो उन्हीं लिगामेंट के सहारे सदा रहता है हमारा यूटेरस। प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला जिसको इपिथीलियम कहते हैं से ढका होता है, जो कि अंडाशय पीठिका यानी ओवेरियन स्ट्रोमा से जुड़ा होता है। तो कह रहा प्रत्येक अंडाशय यानी प्रत्येक ओवरी एक पतली इपिथीलियम से ढका होता है। उपकला मतलब इपिथीलियम से ढका होता है, जो कि अंडाशय पीठिका यानी ओवेरियन स्ट्रोमा से जुड़ा होता है। अब देखिए आगे कह रहा है कि ओवेरियन स्ट्रोमा यानी यह पीठिका जिसको अंडाशय पीठिका अंग्रेजी में ओवेरियन स्ट्रोमा कह रहा है, यह पीठिका 2 क्षेत्रों, एक परिधीय वलकुट जिसको पेरिफेरल कॉर्टेक्स और एक आंतरिक मध्यांश जिसको मेडुला कहते हैं में विभक्त होता है। तो ये जो हमारा ओवेरियन स्ट्रोमा है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और बीच वाला मध्यांश भाग मेडुला। मिडिल मेडुला पेरिफेरल कॉर्टेक्स होता है। किसमें? ओवेरियन स्ट्रोमा के 2 पार्ट होते हैं। अब देखिए जो चीजें लिखी जा रही हैं इनका फिगर कहीं नहीं बनाया गया एनसीईआरटी में। तो अब इसको बताया कैसे जाए फिगर में? तो बस आप इसको याद कर सकते हैं। यही कुछ कमियां हैं। मॉडिफिकेशन तो हो रहा है लेकिन मॉडिफिकेशन सही तरीके से नहीं हो रहा। ये फिगर बनाना चाहिए, फिगर में दिखना चाहिए, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि गर्भाशय केवल एक होता है यानी यूटेरस केवल एक होता है और इसे बच्चेदानी यानी वुम्ब भी कहते हैं। तो गर्भाशय यानी यूटेरस को वुम्ब भी कहते हैं, बच्चादानी हिंदी में बोलते हैं। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी हुई नाशपाती जैसा होता है, इन्वर्टेड पियर शेप होता है। इसका आकार इन्वर्टेड पियर शेप होता है। देखिए कह रहा है द शेप ऑफ द यूटेरस इज लाइक एस इन्वर्टेड पियर यानी उल्टी नाशपाती के आकार का होता है। और इसको वोम्ब भी कहते हैं, हिंदी में बच्चेदानी। आगे देखते हैं। कह रहा है एक श्रोण भित्ति यानी पेल्विक वाल से स्नायु यानी लिगामेंट द्वारा जुड़ा होता है। तो जो हमारा कमर वाला भाग है उसकी जो खाल है, वाल है, उससे स्नायु यानी लिगामेंट द्वारा जुड़ा रहता है, जो रस्सी जैसी संरचनाएं होती हैं। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। तो एक नली होती है, पतली नली, जिसके द्वारा ये गर्भाशय हमारा पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल या सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। ग्रीवा नाल या सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। ये देखिए ये यूटेरस है हमारा, ये पतली नली द्वारा, ये देखिए वाइजाइना यानी योनि में खुल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। ये हमारा गर्भाशय है। जो फिगर में लिखा है वही चीज नीचे बता रहा है। अगर आप एक बार फिगर में कंसंट्रेट हो जाते हैं तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। आप देखिए चित्र कह रहा है 2.3 देखिए, हम लोगों ने देख लिया।
तो ग्रीवा कैनाल जो योनि के साथ मिलकर जन्म नाल यानी बर्थ कैनाल की रचना करती है। तो ध्यान दीजिए, सर्वाइकल कैनाल क्या करती है, योनि के साथ मिलकर के बर्थ कैनाल की रचना करती है, बर्थ कैनाल की रचना करती है। गर्भाशय की भित्ति यानी यूटेरस की जो वाल होती है ऊतकों की 3 परत वाली होती है। 3 लेयर्ड टिश्यू पाए जाते हैं। बाहरी पतली झिल्लीमय स्तर को पेरीमेट्रियम, मध्य मोटी चिकनी पेशीय स्तर को मायोमेट्रियम एवं आंतरिक ग्रंथिल स्तर को एंड्रोमेट्रियम कहते हैं, जो गर्भाशय गुहा को स्तरित करती है। तो ध्यान दीजिए कि यूटेरस की जो वाल होती है टिश्यू की 3 लेयर की बनी होती है। बाहरी पतली झिल्लीमय होती है, बीच वाली मोटी होती है और अंदर वाली ग्रैंडुलर होती है। ध्यान दीजिए, ग्रंथिल स्तर, आंतरिक वाला ग्रंथिल स्तर होता है एंड्रोमेट्रियम, बीच वाला मोटा और चिकना होता है मायोमेट्रियम, बाहर वाला बाहरी पतली झिल्लीमय स्तर होता है पेरीमेट्रियम। ये चीज है तो इनको ध्यान देने की जरूरत है। अब देखते हैं इसको थोड़ा फिगर में भी आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए बाहर वाला पेरीमेट्रियम, बीच वाला। तो यहाँ पर अगर गौर से देखें तो देखिए पतला ये बाहर पेरीमेट्रियम है, पतली लेयर है गर्भाशय की। बीच वाली देखिए मांसल है, मोटी है और अंदर ये छोटी छोटी ग्रंथियां हैं। देखिए ग्रंथिल है, ग्रैंडुलर जिसको बोलते हैं। तो अंदर वाली को एंडोमेट्रियम, बीच वाली को मायोमेट्रियम और बाहर वाली को पेरीमेट्रियम बोलते हैं। तो सारे यही फिगर जो है देख देख करके आप इसको समझते चले जाइए। अब देखिए कह रहा है कि आवर्त वक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको एमसी बोलते हैं, मासिक धर्म चक्र बोलते हैं, के दौरान गर्भाशय के अंतः स्तर में चक्रीय परिवर्तन होते हैं यानी साइक्लिक चेंज होते हैं, जबकि गर्भाशय पेशी स्तर में प्रसव के समय काफी तेज संकुचन होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो यूटेरस है यानी गर्भाशय है, इसके अंतः स्तर यानी इंडोमेट्रियम अंतः स्तर में चक्रीय परिवर्तन होता है यानी साइक्लिक चेंज होता है, जबकि गर्भाशय पेशी स्तर यानी मायोमेट्रियम यानी बीच वाली लेयर में प्रसव के समय काफी तेज संकुचन होते हैं यानी फैलाव सिकुड़ाव होता है, फैलाव सिकुड़ाव। स्त्री के बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत जघन शैल यानी मॉन्स प्यूबिक, बृहद भगोष्ठ यानी लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा और हाइमेन और भगसेप यानी क्लाइटोरिस आदि होते हैं। ये बाह्य जननेंद्रिय है यानी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, बाहर से जो देखे जा सकते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, हाइमेन। हाइमेन हमारी झिल्ली होती है जिसको कुंवारित्व की झिल्ली कहते हैं, जो सेक्स के पहले रहती है। तो ये हाइमेन होती है, योनि छद इसको कहते हैं, और भग सेफ यानी क्लाइटोरिस आदि होते हैं। चित्र 2.3 आ देख करके हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये क्लाइटोरिस है, क्लाइटोरिस ये यूरेथ्रा है जहाँ पर यूटेराइन वो मूत्रवाहिनी जिसको बोलते हैं, मूत्र वाला छेद है जहाँ से पेशाब निकलेगी, ये मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर, ये क्लाइटोरिस है। ये देखिए लाइबाइना माइनोरा है और ये लाइबाइना मेजोरा है। ये दो ओंठ जैसी संरचनाएं होती हैं, अंदर वाले को माइनोरा और बाहर वाले को मेजोरा, वाइजाइना में होती हैं, योनि में। और ये वाइजाइनल ओराफाइस है, जो वाइजाइना की गुहा है, छेद है जहाँ से ये पूरा सर्विक्स, ये सर्वाइकल कैनाल है, यहाँ पर यूटेरस में खुलती है।
तो इस प्रकार से हमारी संरचना है। अब आगे देखते हैं। जघन शैल, जिसको मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। अब देखिए इसके बारे में फिगर में नहीं बताया गया है। जघन शैल यानी मॉन्स प्यूबिस वसामय ऊतकों से बनी एक गद्दी सी होती है जो त्वचा और जघन बालों से ढकी रहती है। तो ये ऊपर है जो वाजाइना में होती है गद्दी जैसी संरचना, जिसको मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि स्किन होती है और बाल होते हैं, बालों से ढकी रहती है, जिसको प्यूबिक हेयर अंग्रेजी में बोलते हैं। तो बृहद भ्रगोष्ठ यानी लैमाइना मेजोरा ऊतकों का मांसल वलन यानी फोल्ड होता है। मांसल ऊतक मतलब गूदेदार ऊतक, पिलपिले ऊतक का फोल्ड होता है हमारा लैमाइना मेजोरा, इसको बृहद भगोष्ठ कहते हैं। तथा लघु भगोष्ठ, ओष्ठ का मतलब ओंठ यानी योनि के होंठ हो गए, बाहर वाले लैमाइना मेजोरा होते हैं और अंदर वाले माइनोरा होते हैं। तो लघु भगोष्ठ यानी लैमाइना माइनोरा, लघु वाला मतलब छोटा वाला, बृहद वाला बड़ा वाला। तो लघु भगोष्ठ यानी लैमाइना माइनोरा जो है ऊतकों का एक जोड़ा वलन होता है यानी फोल्डिंग होती है, और यह बृहद भ्रगोष्ठ के नीचे स्थित होता है, जैसा अभी हमने यहाँ पर देखा है। ये लैमाइना माइनोरा जो होता है, ये लैबियम माइनोरा जो होता है लैबियम मेजोरा के ये नीचे होता है। अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है योनि का द्वार प्राय एक पतली झिल्ली जिसे योनि छद कहते हैं से आंशिक रूप से ढका रहता है। योनि छद को हाइमेन बोलते हैं, कुंवारित्व की झिल्ली जिसको बोलते हैं। भगसेप एक छोटी सी अंगुलित जैसी संरचना होती है जो मूत्र द्वार के ऊपर दो बृहद भगोष्ठ के ऊपरी मिलन द्वार के पास स्थित होती है। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने पढ़ा। भगसेप एक छोटी सी अंगुलित जैसी संरचना होती है जो मूत्र द्वार के ऊपर दो बृहद भगोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थित होती है। योनि छद यानी हाइमेन प्रायः पहले मैथुन संभोग के दौरान फट जाता है। इसे कुंवारित्व की झिल्ली कहते हैं। पहली बार जब मैथुन होता है तो यही फटती है। हालांकि एक आवरण कभी कभी तेज धक्के अचानक गिरने से भी फट जाता है। जो लड़कियां हमेशा साइकिल चलाती हैं या एक्सरसाइज करती हैं तो संभोग यानी मैथुन के अलावा वैसे भी दूसरे कारण से भी फट सकता है। तो वही बता रहा है कि हालांकि आवरण कभी कभी तेज धक्के अचानक गिरने से भी फट सकता है। इसके अलावा योनि टैम्पॉन को घुसने या फिर घोड़े पर चढ़ने या साइकिल चलाने आदि खेल कूद की सक्रिय भागीदारी से भी फट जाता है। तो योनि टैम्पॉन को घुसेड़ने या फिर घोड़े पर चढ़ने या साइकिल चलाने या खेल कूद आदि सक्रिय भागीदारी से भी हमारी हाइमेन यानी योनिच्छद फट जाती है। कुछ औरतों का योनिच्छद यानी हाइमेन संभोग के बाद भी बना रहता है। इसलिए योनिच्छद के होने अथवा न होने की बात को किसी स्त्री के कौमार्य यानी वर्जिनिटी या यौन अनुभवों का वास्तविक सूचक नहीं माना जाना चाहिए। तो ध्यान दीजिए कि जो हाइमेन है अगर वो फटी है तो ये नहीं कह सकते हैं कि उस लड़की ने सेक्स किया है, या नहीं फटी है तो ये नहीं कह सकते कि सेक्स नहीं किया। ये इसका मापदंड है ही नहीं। तो वही कह रहा है कि कुछ औरतों का योनिच्छद यानी हाइमेन संभोग के बाद भी बना रहता है। इसलिए योनिच्छद के यानी हाइमेन के होने अथवा न होने की बात को किसी स्त्री के कौमार्य यानी वर्जिनिटी यानी कुंवारित्व या यौन अनुभवों का वास्तविक सूचक नहीं माना जाना चाहिए। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है। तो जितने भी हमारे
स्तनधारी हैं, मैमरी ग्लैंड जिनमें पाई जाती है, जिनको मैमेलिया बोलते हैं, सब में ये स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। स्तन ग्रंथियां यानी स्तन युग्म संरचना है जिसमें ग्रंथि लूतक और विभिन्न मात्रा में वसा होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो हमारी मैमरी ग्लैंड्स हैं, जिनको स्तन ग्रंथियां हिंदी में कहते हैं, युग्म संरचना यानी जोड़े में होती हैं, पेयर में, जिनमें ग्रंथि लूतक यानी ग्लैंडुलर टिश्यू और बहुत ज्यादा मात्रा में या विभिन्न मात्रा में फैट होती है। प्रत्येक स्तन का ग्रंथि लूतक 15 से 20 स्तनपालियों यानी मैमरी लोब में विभक्त होता है। इसमें गुच्छिकाओं, अब देखें मैमरी लोब देख लीजिए, ये मैमरी लोब, इंग्लिश में देखते हैं। ये देखिए मैमरी लोब है, ये लोब के लोब बने हुए हैं। तो फिगर भी साथ में देखते रहिए, ये स्तन ग्रंथि का चित्र है, मैमरी ग्लैंड। तो देखिए तो कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का विलक्षण स्तन ग्रंथि यानी स्तन युग्म संरचना है जिनमें ग्रंथि लूतक और विभिन्न मात्रा में वसा होते हैं। प्रत्येक स्तन का ग्रंथि लूतक 15 से 20 स्तनपालियों यानी मैमरी लोब में विभक्त होता है। इनकी संख्या कितनी? 15 से 20 तक हो सकती है मैमरी लोब की। ये जो लोब के लोब बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 15 से 20 तक हो सकते हैं। इसमें कोशिकाओं के गुच्छ होते हैं जिन्हें कूपिका कहते हैं। चित्र 2.4, इनमें कोशिकाओं के गुच्छ होते हैं जिन्हें कूपिका कहते हैं। स्तन कूपिका मैमरी एल्वियोलस बोलते हैं, मैमरी एल्वियोलस। कूपिकाओं की कोशिकाओं से दुग्ध स्रावित होता है और जो कूपिकाओं की गुहाओं यानी अवकाशिकाओं में एकत्र होता है। तो ये जो गुहा होती है कूपिकाओं से, मैमरी एल्वियोलस से क्या होता है कि मिल्क सिक्रीट होता है और मैमरी डक्ट में इकट्ठा होता है। इसको इंग्लिश में भी थोड़ा देखते हैं। The villi open into mammary tubules. The tubule of each lobe join to form a mammary duct. हाँ देखिए करा, the cell of alveoli secrete milk which is stored in the cavity, जिसको lumens of alveoli कहते हैं। तो lumens of alveoli में यह मिल्क इकट्ठा होता है। इसमें देखिए नहीं दिखाया गया है ल्यूमेन कहाँ है, यही सब कमी है। अब ल्यूमेन नहीं दिखाया गया, केवल मैमरी एल्वियोलाई दिखाया गया है और मैमरी डक्ट दिखा रहा है, एम्पुला। अब आगे देखते हैं। अब नहीं दिखाया गया तो क्या किया जाए? तो दुग्ध स्रावित होता है जो कूपिकाओं की गुहाओं यानी अवकाशिकाओं में एकत्र होता है। कूपिकाएं स्तन ग्रंथियों में खुलती हैं। ये क्या होता है? मैमरी नलिकाएं जो हैं, मैमरी डक्ट जिनको बोला जा रहा है, मैमरी डक्ट में खुलती हैं मैमरी एल्वियोलाई। एक को एल्वियोलस बोलेंगे और बहुत सारी होंगी तो एल्वियोलाई बोलते हैं। तो ये कहाँ खुलती हैं? मैमरी डक्ट में खुलती हैं, आगे आकर के खुलती हैं आकर के। प्रत्येक पाल की नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनी यानी मैमरी डक्ट का निर्माण करती हैं। स्तन नलिकाएं यानी मैमरी कैनाल जो होती हैं वो मिलकर के स्तन मैमरी डक्ट बनाती हैं। कई स्तन वाहिनियां मिलकर एक बृहद स्तन तुम्बिका बनाती हैं जो दुग्ध वाहिनी यानी लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ी होती हैं, जिससे कि दूध स्तन से बाहर निकलता है। फिर फिगर देखते हैं। यहाँ पर देखिए
लैक्टिफेरस डक्ट अंत में बनती है। सबसे पहले मेमोरी लोब, ये देखिए फैट पाया जाता है बहुत सारा, इसमें मेमोरी लोब होता है। मेमोरी डोर मेमोरी एल्वियोलस में, इन्हीं में पाई जाती है। मेमोरी एल्वियोलस मेमोरी डक्ट में खुलता है। यहाँ पर देखिए फूला हुआ मोटा भाग जो है एम्पुला कहलाता है। फिर ये डक्ट मिल करके यहाँ पर लैक्टिफेरस डक्ट से मिलती हैं, जिससे दूध स्तन से बाहर आता है। ये आगे वाला निप्पल होता है स्तन का, और ये एरियोला होता है, ये काला वाला भाग यहाँ पर रहता है काला, वो एरियोला, और ये निप्पल कहलाता है। तो ये संरचना है हमारी। ये देखिए ये रिब है, मतलब हड्डियां हैं, हड्डियों के छोर दिखाए गए हैं। ये मसल्स बिटवीन रिब है, मांसपेशियां हैं। ये जो हमारी रिब्स हैं उनके बीच, पसलियों के बीच। और पेक्टोरालिस मेजोरा मसल है, ये पेक्टोरालिस मेजोरा मसल है हमारी। तो इस प्रकार से संरचना हम लोगों ने पढ़ ली। अब आगे आ जाता है गैमिटोजेनेसिस, यानी युग्मक जनन। इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।